मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 42nd क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 42nd क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, इन क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कॉन्सेप्ट पीछे की जो वीडियो मैंने बनाई थी, अपलोड की थी, अगर आप उसको पढ़ते आए हैं तो वो सारे कॉन्सेप्ट वहीं से मिल जाएंगे आपको रिलेट होकर के। और अगर आपने नहीं भी देखा है तो थोड़ा सा मैं हिंट जरूर दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले की जो वीडियो होगी वो आप देख चुके होंगे, और अगर आप देख चुके होंगे तो इन क्वेश्चंस में ज्यादा आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए। मैं टाइम दे रहा हूं आपको टाइम है कि आप करते रहिए, साथ में देखते रहिए और आप करते भी रहिए क्वेश्चन को सॉल्व। आपका आंसर कितना सही या गलत आता है वो आंसर मैं बताऊंगा, और आपका जो क्वेश्चन होगा सॉल्व करने के बाद आंसर आया होगा, मिलाने के बाद पता चल जाएगा। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ट्रेन X start from point A for point B at the same time that train Y start from B to A. Point A and B are 300 km apart. The trains are moving at a constant speed at least 25 km per hour. The trains meet each other 3 hours after they start. If the faster train takes at least 2 more hours to reach the destination, by which time will the slower train have definitely reached its destination, ignoring the length of the train in crossing? अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? एक ट्रेन X A से B के लिए जब चलना प्रारंभ करती है, उसी समय पर दूसरी ट्रेन Y B से A के लिए चलना प्रारंभ करती है। A और B के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दोनों ट्रेनों में से किसी भी ट्रेन की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं है। लैंग्वेज वही है कि दोनों ट्रेनों में से किसी भी ट्रेन की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं है। मतलब दोनों ट्रेनों में से किसी भी ट्रेन की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं है का मतलब हुआ कि उनमें से किसी की ट्रेन की गति जो होगी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी या फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी, लेकिन 25 से कम स्पीड किसी भी ट्रेन की नहीं होगी। वही बात मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इस पॉइंट को ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आगे क्या बोला गया है? अगर वे रास्ते में 3 घंटे बाद मिलती हैं और मिलने के बाद तेजी से चल रही ट्रेन अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में जो समय लेती है वो कम से कम 2 घंटे लेती है। मतलब 2 घंटे लेती है या 2 घंटे से ज्यादा ले सकती है, लेकिन 2 घंटे से कम में नहीं पहुंच सकती मिलने के बाद गंतव्य स्थान तक। ये क्वेश्चन का पार्ट आप ध्यान रखना, इस पॉइंट जो भी होगा तो बताना है कि स्लोअर ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में जो समय लेगी तो वो समय कितना हम ले जिसमें हम ये कंफर्म हो कि स्लोअर ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है, हम 100% श्योर हो। ऐसा वो समय कितना हो जिसमें हम 100% श्योर हो जाएं कि उतने समय में जो स्लोअर ट्रेन है वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है। 100% श्योर होना चाहिए, वो समय आपको बताना है। ऐसा नहीं कि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने कहा 5 घंटे में पहुंच चुकी होगी स्लोअर ट्रेन या 6 घंटे में पहुंच चुकी होगी, लेकिन अगर उसकी स्पीड ऊपर नीचे करें तो, क्योंकि कंफर्म तो स्पीड नहीं दी गई है, तो और ऊपर नीचे करें तो उस कंडीशन में पता चले कि वो 7 घंटे भी समय ले सकती है पहुंचने में, अगर स्पीड को बदल दें जो दी गई है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो टाइम क्या होना चाहिए जिसमें आप 100% श्योर हो, डेफिनेटली मतलब 100% श्योर हो कि स्लोअर ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ही गई है। कोई नहीं कह सकता कि नहीं पहुंची है, चाहे कोई भी कंडीशन लगा ले। तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, देखिए मैं भी कर रहा हूं, तो अब आपने जो करना होगा वो कर लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं और यहां पर कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो ध्यान रखना, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं और रिलेटिव स्पीड यहां पर कौन सी आएगी? एक A से B के लिए चले, दूसरी B से A के लिए चले, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी बात तो हम वहां पर डायरेक्टली बात करेंगे दोनों स्पीड का सम।
छोटा सा पॉइंट है कि दोनों स्पीड का सम। अब आप आ जाइए क्वेश्चन के मेन फॉर्मेट में कि बोला गया है ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर ए और बी के बीच में डिस्टेंस है। एक ट्रेन जो है वो एक्स है, वो ए से स्टार्ट होती है, और एक ट्रेन वाई है जो बी से स्टार्ट होती है। ट्रेन एक्स ए से बी के लिए चलना प्रारंभ करती है और ट्रेन वाई बी से ए के लिए चलना प्रारंभ करती है पॉइंट सेम टाइम पर। अच्छा, सेम टाइम पर चलना प्रारंभ करती हैं तो ये आपने पढ़ा है, पहले की क्लास में मैंने पढ़ाया है कि जब ये रास्ते में मिलेंगी तो कितने समय बाद मिलेंगी। ये आपने क्वेश्चन निकालना सीखा था कि टाइम इज इक्वल टू कितने समय बाद मिलेंगे, तो डिस्टेंस जो उनके बीच का हो, अगर सेम टाइम पर चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड की बात आएगी, तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ये पॉइंट आपने पढ़ा था। और यहां रिलेटिव स्पीड क्या आता था, तो वो हमारा पॉइंट क्लियर है कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ए से बी दूसरा बी से ए, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों स्पीड का सम, यही आपका रिलेटिव स्पीड है। डिस्टेंस हमें पता है, कितने घंटे बाद मिली ये भी पता है, यानी रिलेटिव स्पीड हम बता सकते हैं। रिलेटिव स्पीड यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं दोनों स्पीड का सम। तो आपका S1 प्लस S2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और इन दोनों ने मिल करके जो कवर किया मिलने तक कितना समय लिया, 3 घंटे। 3 घंटे समय लिया, यानी टोटल 300 किलोमीटर दोनों ने रिलेटिव स्पीड से 3 घंटे में कवर किया। तो रिलेटिव स्पीड क्या रही होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। उनकी रिलेटिव स्पीड रही होगी 100 किलोमीटर पर आवर। जो कंडीशन दी गई है उसमें 100% श्योर हो गए कि दोनों की स्पीड का सम जो होगा वो 100 किलोमीटर पर आवर्स होगा। अच्छा, अब आप यहां पर जो पॉइंट है ध्यान देने वाला वो देख सकते हैं। यहां पर बोला गया कि जो फास्टर ट्रेन है वो जो टाइम ले रही है वो कितना समय ले रही है। तो फास्टर ट्रेन ने जो टाइम लिया था वो किस तरीके से बताया गया है। पहले तो जब फास्टर ट्रेन अगर ये वाली होगी x, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया 3 घंटे बाद मिली है तो 3 घंटे। अगर ये फास्टर ट्रेन रही होगी तो इसने भी 3 घंटे डिस्टेंस कवर किया है, यानी फास्टर ट्रेन ने 3 घंटे तो चली है, प्लस 3 घंटे चली है फास्टर ट्रेन। बोला गया है कि फास्टर ट्रेन के बारे में और क्या बताया गया है, तो आप देख सकते हैं, इफ द फास्टर ट्रेन टेक्स एट लीस्ट 2 more hours टू रीच द डेस्टिनेशन। 3 घंटे बाद मिली थी, उसके बाद बोला गया कि जो फास्टर ट्रेन है कम से कम 2 घंटे और, कम से कम 2 घंटे और, यानी 2 एटलीस्ट 2 आवर्स और लिया है, यानी कम से कम 3 और 2 5 आवर्स, यानी 5 घंटे तो लिया ही लिया है। जो फास्टर ट्रेन है उसने 3 घंटे फिक्स है, उसके बाद बोला गया कम से कम 2। कम से कम 2 का मतलब है 2 से कम नहीं, कम से कम 2 मतलब 2 से कम नहीं, 2 से कम नहीं, यानी 2 घंटे लिया होगा या 2 घंटे से ज्यादा लिया होगा, लेकिन 2 घंटे से कम समय फास्टर ट्रेन ने नहीं लिया था। मिलने के बाद गंतव्य स्थान तक पहुंचने में जो समय है वो समय 2 घंटे से कम नहीं लिया है फास्टर ट्रेन ने। यानी अगर वो 2 घंटे से कम नहीं लिया है तो 2 घंटे अगर लेती तो 3 और 2 5 घंटे। और ये बात नहीं कंफर्म है कि वो 2 घंटे ही लिया है, 2 घंटे से ज्यादा ले सकती है, कम नहीं, यानी कम से कम 5 घंटे तो फास्टर ट्रेन को लगा ही लगा है। कम से कम फास्टर ट्रेन को कम से कम 5 घंटे लगा है, जहां से चली थी और जहां पहुंचना था। अगर ए से चली थी तो बी तक टोटल 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटे कम से कम समय लगा है, या फिर बी से चली थी तो ए तक पहुंचने में फास्टर ट्रेन को, जो कि 300 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, 5 घंटे कम से कम समय लिया है। तो अगर हम मानते हैं कि फास्टर ट्रेन ने 5 घंटे में टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो फास्टर ट्रेन की स्पीड अगर निकालते हैं, फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो फास्टर ट्रेन अगर टोटल डिस्टेंस यहां से मिलने तक 5 घंटे और 2 घंटे कम से कम और, यानी टोटल 5 घंटे अगर लिया होता फास्टर ट्रेन ने, तो फास्टर ट्रेन की जो स्पीड होती वो कितना होती, तो हम लिख सकते हैं 300 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन ये आपका कंफर्म नहीं है कि 60 किलोमीटर पर आवर्स ही है जो स्पीड है फास्टर ट्रेन की, क्योंकि यहाँ कंफर्म वैल्यू नहीं है कि मिलने के बाद 2 घंटे ही लिया।
2 घंटे कम से कम 2 घंटे लिया है, ये बताया गया कि कम से कम 2 घंटे, यानी 2 घंटे से ज्यादा भी ले सकते हैं, उससे कम नहीं ले सकती, यानी कम से कम 5 घंटे तो लगे होंगे। अगर 5 घंटे लगे होंगे तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो स्लोअर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है दोनों स्पीड का जो सम है वो अगर 100 किलोमीटर पर आवर्स है और अगर ये 60 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि जो स्लोअर ट्रेन रही होगी उसकी स्पीड रही होगी 40 किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा, ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्लोअर ट्रेन के द्वारा जो टाइम लिया गया होगा वो आप बता सकते हैं कि स्लोअर ट्रेन के द्वारा जो टाइम लिया गया होगा वो टाइम होगा, टाइम इज इक्वल टू स्लोअर ट्रेन ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो 300 किलोमीटर, और स्लोअर ट्रेन की स्पीड यहाँ जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला है 40, यानी टोटल कितना समय लिया होगा 7.5 आवर्स में पूरा 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी होगी। आंसर अभी हम नहीं कह रहे हैं कि हमारा 7.5 घंटे है, 7.5 आवर्स है। अब थोड़ा सा चेक करते हैं। अब आप यहां पर क्वेश्चन पाइए कि अगर मैं मानता हूं कि टोटल 5 घंटे फास्टर ट्रेन को लगा था तो मैं कह सकता हूं स्लोअर ट्रेन को कम से कम तो 7.5 घंटे तो लगा, कम से कम नहीं बात कर रहा हूं कि स्लोअर ट्रेन को मैं कह रहा हूं कि अगर फास्टर ट्रेन को 5 घंटे समय लगा होगा तो स्लोअर ट्रेन को 7.5 घंटे समय लगा होगा। 7.5 आवर्स में स्लोअर ट्रेन कहां पहुंच जाएगी, तो वो अपने डेस्टिनेशन 300 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पहुंचेगी। अब जो मेन पॉइंट है आप ध्यान रखना, यहां पर कम से कम की बात की गई है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है उससे पहले आप देख लीजिए स्पीड एटलीस्ट 25 किलोमीटर पर आवर्स। हाँ, 25 किलोमीटर पर आवर्स कम से कम स्पीड है। ये 60 है, ये 40 है, तो 25 से कम नहीं है दोनों में से कोई भी स्पीड, मतलब यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आते हैं, यहां पर अगर आप देखो कि अगर फास्टर ट्रेन की बात करते हैं, फास्टर ट्रेन 3 घंटे और उसके बाद कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब 2 से ज्यादा भी समय ले सकती है लेकिन 2 से कम नहीं। तो अगर हमने माना कि 2 घंटे ही लिया तो ये 5 घंटे, ये 2 से कम नहीं हो सकता, यानी 5 घंटे से कम समय तो नहीं लिया होगा। अगर ये 2 घंटे से कम नहीं हो सकता तो 2 से ज्यादा तो हो सकता है। अगर ये 2 से ज्यादा होगा, जैसे ये 2 से ज्यादा होगा, एक वैल्यू लेकर के दिखा रहा हूं, जैसे ये 2 से ज्यादा होगा, जैसे मैंने कहा 2 से ज्यादा होगा तो मैंने कहा 3 घंटे लिया, कम से कम 2 घंटे मतलब 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा समय लिया होगा। तो अगर मैं कहूं कि ये 3 घंटे समय लिया, अगर ये टाइम 3 घंटे मानते हैं तो 3 और 3 6, और अगर ये 6 आएगा तो आप बताइए अगर मैं इसके स्थान पर 6 रखूंगा, 5 से ज्यादा रखूंगा, यहां पर 5 प्लस रखूंगा, 5 से ज्यादा, 5 प्लस ए, अगर ये स्पीड जो होगी 5 से ज्यादा होगी, ये कंफ्यूज मत होना, कुछ ऐसा लिख देता हूं जो कि वैल्यू ना दिखे, ये 5 प्लस जेड 5 से ज्यादा, अगर 5 से ज्यादा मैंने कहा कि यहां 3 माना तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं अगर ये 6 होगा, अगर ये 6 होगा तो यहां पर स्पीड कितना आएगा 50, और अगर ये 50 आएगा तो ये स्पीड भी कितना होगा, टोटल 100 है तो 50। मेन पॉइंट आपको मैं बता दूं कि अगर टाइम 5 घंटे से ज्यादा होगा, 6 घंटे हुआ तो 6 घंटे हुआ तो स्पीड इसकी कम हो गई, और अगर स्पीड इसकी कम हो गई तो 100 में से अगर ये कम वाला माइनस करेंगे तो ये स्पीड 40 से क्या आएगी ज्यादा, जैसे यहां पर 50 आ गई और 50 आ गई, तो अब अगर स्पीड ज्यादा होगी तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में टाइम क्या लगेगा, कम। यानी मतलब ये समझिए कि फास्टर ट्रेन के द्वारा जो कम से कम 2 घंटे लिया गया है वो 2 से कम तो हो नहीं सकता। अगर ये 2 से ज्यादा होगा, जैसे ही टाइम इसका मिलने के बाद वाला अगर 2 से कम हो नहीं सकता तो 2 हो सकता है, 2 होगा तो 7.5 घंटे स्लोअर ट्रेन ले रही, जैसे ये 2 घंटे से ज्यादा होगा वैसे ये 5 घंटे से ज्यादा आएगा, और अगर ये 5 घंटे से ज्यादा होगा तो अगर हम ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कम आएगी 60 से, और अगर ये 60 से कम आपकी स्पीड आएगी तो 100 में से अगर माइनस करते हैं 60 तो 40 आता है, और अगर ये 60 की जगह 60 से कम हो जाएगा जैसे ये 2 से ज्यादा लेगा, और अगर ये 60 से कम होगा तो 100 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 40 से ज्यादा आएगा, और 40 से जब ज्यादा आएगा तो जो टाइम आपका आएगा 40 से डिवाइड करने पर 7.5 आ रहा है, तो 40 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो टाइम क्या आएगा 7.5 घंटे से कम आएगा, 7.5 आवर्स से कम आएगा। मतलब एक बात समझ में आ गई कि कम से कम 2 यानी 5 तो कम से कम लिया ही है फास्टर ट्रेन ने, उसके अकॉर्डिंग स्लोअर ट्रेन 7.5 घंटे लेगी जो कंडीशन दी गई है। और अगर ये 2 कम से कम 2 है, 2 से जैसे ही ज्यादा होगा, क्योंकि कम तो हो नहीं सकता, 2 से जैसे ही ज्यादा होगा तो ये 5 से ज्यादा टाइम होगा, और 5 से ज्यादा होगा तो स्पीड इसकी कम आ जाएगी। जब इसकी स्पीड 60 से कम होगी तो इसकी स्पीड 40 से ज्यादा होगी,
क्योंकि टोटल तो दोनों का सम 100 है। तो अगर ये 60 से कम होगा तो ये 40 से ज्यादा होगा, और अगर ये 40 से ज्यादा होगा तो 300 को 40 से डिवाइड करते हैं तो 7.5 घंटे आता है, और 40 से अगर बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 7.5 घंटे से कम आएगा। मतलब बात समझ में आ गई कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 7.5 घंटे आ रहा है, और अगर इसको थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो हमें पता है कि ये जो टाइम है स्लोअर ट्रेन के द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने का, जैसे ही ये टाइम बढ़ाएंगे तो वैसे ही आपका स्लोअर ट्रेन का जो टाइम लग रहा है गंतव्य स्थान तक पहुंचने में वो 7.5 से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, 7.5 आवर्स से ज्यादा नहीं होगा। और अगर ये कंडीशन हमें समझ में आ गई तो हमें पता है कि जो टाइम लग रहा है 7.5 या तो 7.5 आवर्स में पहुंचेगी या 7.5 आवर्स से कम में पहुंचेगी। तो हमसे पूछा गया कि वो टाइम बताइए जिसमें हम 100% श्योर हैं कि ट्रेन जो स्लोअर ट्रेन है वो गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी है। तो 7.5 घंटे होगा, क्योंकि अब बाकी कंडीशन में ये जो टाइम आएगा स्लोअर ट्रेन का वो 7.5 घंटे से कम आएगा। तो हो सकता है कि वो 7.5 घंटे से कम यानी 7.2 आवर्स भी आ जाए, लेकिन 7.2 आवर्स आएगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि कम से 7.2 आवर्स में हम 100% श्योर हैं कि वो पहुंच चुकी है? नहीं, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग 7.5 घंटे में भी पहुंच सकती है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि कम से कम 7.5 घंटे, सॉरी उसे अधिक से अधिक 7.5 घंटे लगेगा, यानी 7.5 आवर्स में हम बात करेंगे कि 7.5 आवर्स के बाद स्लोअर ट्रेन कहां पर होगी। तो हम 100% श्योर होंगे कि वो स्लोअर ट्रेन गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी होगी। अगर उससे कम बोलते हैं तो ये वाली कंडीशन क्वेश्चन को गलत कर देगी, वो जो मैंने आपको समझाया, ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं फिर से समझा दूंगा। लेकिन फिर से मैं एक पॉइंट इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि 7.5 आवर्स के बाद हमें पता है कि वो ट्रेन पहुंच चुकी है, अगर ये 5 लेते हैं तो। और अगर ये 5 से ज्यादा मतलब 2 लेते हैं तो ये 5 आ रहा है। अगर जो 2 से ज्यादा होगा तो ये 5 से ज्यादा होगा, तो यानी ये टाइम जो होगा स्लोअर ट्रेन का वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें कंफर्मली पहुंचाना है 100%, ऐसा टाइम बताना है जिसमें हम 100% श्योर हों कि स्लोअर ट्रेन गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी है। तो 7.5 घंटे की बात करेंगे तो हम ये 100% श्योर होंगे कि कंडीशन चाहे कुछ भी कर लो, 7.5 घंटे में तो हम श्योर हैं कि वो 7.5 घंटे में पहुंची होगी या उससे पहले ही पहुंच चुकी होगी, लेकिन 7.5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लिया होगा। 7.5 घंटे में 7.5 आवर्स में स्लोअर ट्रेन गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। Abdul starts in a car from Ahmedabad towards Bangalore. After some time, he realizes that he will cover only 75% of the distance in the scheduled time, and he therefore doubles his speed immediately and manages to reach Bangalore exactly on time. Find the time after which Abdul changed his speed, given that he could have been late by 3 hours if he had not changed his speed. अब्दुल अहमदाबाद से बेंगलोर के लिए कार से चलना प्रारंभ करता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि जितने समय में वो उसे अहमदाबाद से बेंगलोर पहुंचना था उतने समय में वह केवल कुल दूरी का 75% ही तय कर पाया है। सॉरी, क्वेश्चन ये है कि कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि जिस स्पीड से वो चल रहा है उस स्पीड से शेड्यूल टाइम जो टाइम दिया गया उतने समय में वो 75 किलोमीटर दूरी ही तय कर पाएगा। इसलिए वो क्या करता है कि जितने समय बाद उसने ये सोचा, अभी पहुंचा नहीं, 75 किलोमीटर भी नहीं पहुंचा है, बस ये सोचा है कि जितने समय में वो जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से जितना टाइम दिया गया है अहमदाबाद से बेंगलोर पहुंचने का उतने समय में केवल 75% दूरी ही तय कर पाएगा। ये उसने रियलाइज किया कुछ समय बाद, अभी वो 75 किलोमीटर दूरी तय नहीं किया था, बस वो बीच में ही कहीं पर रियलाइज किया। तो उसने तुरंत अपनी गति को 2 गुना कर दिया जिससे वो बेंगलोर सही समय पर पहुंचा। तो बताइए कि कितने समय बाद या कितने घंटे के बाद अब्दुल ने अपनी स्पीड को डबल किया था। और यह दिया गया है कि
अगर वह अपनी गति को बढ़ाता घटाता नहीं, जिस गति से चल रहा था उसी गति से चलता, तो अपने गंतव्य स्थान तक यानी अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंचने में जो टाइम दिया गया था उससे 3 घंटे ज्यादा समय लेता। ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जो पूरी दी गई है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी, मैंने हिंदी में बताने की कोशिश की है। अब आइए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दिखाता हूं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है, जो आप समझ चुके होंगे क्योंकि आप मुझसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। और इसका रीजन ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। और आपका मेन उद्देश्य है सफलता पाना, तो इसके लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैं कम करूंगा, आपको ज्यादा करनी होगी, क्योंकि मुझे करने की जरूरत ज्यादा नहीं रह गई है। मैं इतने दिनों से, इतने सालों से पढ़ाता रहा हूं, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है कि मैं इन सब क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करूं, क्योंकि ये सारी चीजें रट जाती हैं एक तरह से। सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाता है करना क्या है। तो आपको समझना जरूरी है, आपको हर तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चल रहा हूं मैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए। और आप जब क्वेश्चन देखें तो वहां पर आपको ज्यादा दिमाग ना चलाना पड़े, आपको डायरेक्टली क्लिक करे दिमाग में, अच्छा इसका तो ये तरीका, इसका तो ये तरीका, इसका तो ये तरीका, और आंसर सॉल्व होता चला जाए। तो चलिए मैं बता रहा हूं, मैं तो पूरा डिटेल में बता के करता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। लेकिन शॉर्टकट जो होता है, वो जो मैं बताता हूं उसका लास्ट स्टेप होता है, और वो मैं बार बार बताता हूं। वो आप जब करोगे तो आप पूरा नहीं लिखोगे। बोला गया अब्दुल जो चला था अहमदाबाद से, स्पेलिंग अहमदाबाद की, अहमदाबाद से चला था कहां के लिए, बेंगलोर के लिए। अहमदाबाद से बेंगलोर के लिए चला था अब्दुल, और इनके बीच का डिस्टेंस नहीं पता है। और ये बताया गया है कि कुछ उसकी स्पीड होगी, उस स्पीड से उसने 75% दूरी तय कर, मतलब बोला गया कि कुछ स्पीड है, उस स्पीड से चल रहा है। तो कुछ समय बाद उसे पता चलता है, कुछ समय बाद पता चलता है कि अगर वो उसी स्पीड से चला जिस स्पीड से चल रहा है, तो जो अहमदाबाद और बेंगलुरु के बीच में डिस्टेंस है, उस पूरी डिस्टेंस का वो 75% दूरी ही तय कर पाएगा जितने समय में उसे अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंचना था। यानी अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंचना था जितने समय में, तो टोटल डिस्टेंस कुछ तो होगा, उसका 75% दूरी तय कर पाएगा जो समय दिया गया है उतने समय अगर वो चले तो। मतलब अहमदाबाद से जब चला था और बेंगलोर पहुंचना था, तो चलने का टाइम फिक्स है, पहुंचने का टाइम फिक्स है। अब जो भी टाइम होगा उतने समय में उसे अहमदाबाद से बेंगलोर पहुंचना था, लेकिन जिस गति से चल रहा है, तो उसने पता चल गया, वो अनुमान लगा लिया कि जिस गति से चल रहा है उस गति से चलेगा, तो जो टाइम दिया गया है अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंचने का, उतने समय में केवल वो इनके बीच का जो दूरी है उसका 75% कवर कर पाएगा। अच्छा, 75% को आप क्या लिखते हैं, तो आपने पढ़ा होगा 3/4। आप कर लेना 75/100 जो कट के आएगा 3/4। 3/4 का मतलब यह है कि टोटल जो डिस्टेंस होगी, 75% का मतलब है टोटल डिस्टेंस को 4 बराबर भाग में डिवाइड करें तो उसमें से 3 भाग वो कवर कर चुका है, 1 भाग बाकी है। यानी कि टोटल डिस्टेंस को 4 भाग में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो इन 4 भाग को, टोटल डिस्टेंस को 4 भाग में डिवाइड करें तो 1, 2, 3 कवर कर चुका है। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बारे में बोला गया कि अगर वो जिस गति से चल रहा है, तो जो दिया गया है समय, उतने समय में केवल 75% दूरी तय कर पाएगा 3/4। यानी टोटल डिस्टेंस को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसमें से 3 भाग बराबर बराबर जो भाग है वो कवर कर चुका है, 1 बाकी है। छोटा सा पॉइंट है, वो ध्यान रखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, और ये आप मत कहना कि नहीं डबल कर दिया स्पीड, और वो 75 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद डबल नहीं किया है। वो जब चला तो कुछ समय बाद ही उसे पता चल गया, अनुमान लगा लिया कि जिस गति से चल रहा है उसी हिसाब से तो बेंगलोर जब पहुंचेगा तो बहुत टाइम हो चुका होगा। यानी जो टाइम दिया गया है बेंगलोर तक पहुंचने का, उतने समय में केवल वो 4 भाग में से 3 भाग कवर कर पाएगा, 1 भाग नहीं कवर कर पाएगा। जो टाइम दिया गया उतने समय सिर्फ चले, जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से तब। लेकिन उसने क्या किया, कुछ समय बाद, अब वो यहां पर था, यहां पर था, यहां पर था, यहां पर, कहां पर था नहीं पता, लेकिन कुछ समय चलने के बाद, जैसे मैंने कहा कि यहां तक उसने यहीं पर अनुमान उसने लगा दिया कि जिस गति से चल रहा है वो 75% दूरी तय करेगा, तब तक जितना समय दिया गया समाप्त हो चुका होगा। तो यहां पर उसने क्या कर दिया, डबल स्पीड कर दिया। अब वो कहां था ये नहीं पता, तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, यानी 75% से पहले ही होगा।
तो अब वो अपनी स्पीड डबल कर दिया, जैसे ही डबल किया स्पीड तो जो बाकी डिस्टेंस डबल स्पीड से कवर करता है, तो एकदम एग्जैक्ट टाइम जो टाइम दिया गया था उसे पहुंचने का बेंगलुरु, उतने ही टाइम पर पहुंचता है, लेकिन उसे बीच में स्पीड को डबल करना पड़ता है। तो बोला गया कितने समय के बाद उसने अपनी स्पीड डबल की थी, ये क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। 4 में से 3 भाग कवर कर पाएगा दी गई स्पीड के अकॉर्डिंग। और ये भी कंडीशन, ये पॉइंट आप ध्यान समझना कि अगर अब्दुल चेंज हिज स्पीड गिवन दैट he could have been late by 3 hours, he could have been late by 3 hours if he had not changed his speed। अगर वो अपनी गति को चेंज नहीं करता, मेन पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन आधा आपका समाप्त हो जाता है। अगर वो अपनी गति को चेंज नहीं करता तो वो 3 घंटे लेट होता। अब छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिए कि बोला गया कि अगर वो रियलाइज किया कुछ समय बाद कि जिस गति से चल रहा है वो 75% दूरी तय करेगा उतने समय में जितने समय में उसे बेंगलोर पहुंचना था। और बोला गया कि अगर वो अपनी गति को चेंज नहीं करता, अगर वो अपनी गति को चेंज नहीं करता, मतलब जो स्पीड थी उसी स्पीड से जाता यहां से पूरा यहां तक, तो हमें पता है कि जो टाइम है उसमें वो यहां तक पहुंच पाएगा। और बोला गया है ये भी कि अगर वो अपनी गति चेंज नहीं करता, स्पीड चेंज नहीं करता, उसी स्पीड से जाता, तो हमें पता है यहां तक पहुंचने में जो टाइम दिया गया उतना टाइम तो लग चुका है। यही तो बोला गया है क्वेश्चन में कि जिस गति से चला उस गति से 75% दूरी जब तय करेगा तब तक जो टाइम दिया गया है वो शेड्यूल टाइम वो खत्म हो चुका है। तो बोला गया कि अगर उसी गति से पूरा डिस्टेंस कवर करता तो वो 3 घंटे लेट होता। मतलब यह है कि यहां तक पहुंचने में जो टाइम दिया गया था वो समाप्त हो चुका है, तो 3 घंटे ज्यादा जो लगा है वो इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए तो लगा है, क्योंकि जो टाइम दिया गया था वो यहां पहुंचने के बाद समाप्त हो जाएगा जिस स्पीड से चला है उस स्पीड से। तो बोला गया 3 घंटे लेट हो जाता अगर वो उसी स्पीड से जाता, यानी इतने यहां जब पहुंचा तो वो टाइम समाप्त हो चुका है। इसके बाद का जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो एक्स्ट्रा टाइम में कवर किया गया है, यानी जो लेट हुआ है वो डिस्टेंस कवर किया गया उतने में इतना, यानी 3 घंटे लेट हुआ है तो यहां तक तो टाइम समाप्त हो गया। इसके बाद ये जो डिस्टेंस कवर किया गया जितना लेट हुआ है उतने ही टाइम में, यानी 3 घंटे में। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से समझे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद का डिस्टेंस जो कवर किया गया उसके द्वारा उस स्पीड से, जिस स्पीड से चल रहा था, तो 3 घंटे लगा। और ये डिस्टेंस हमें पता है कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ये भी डिस्टेंस है, उतना ये भी डिस्टेंस है, उतना ये भी डिस्टेंस है। तो टोटल अगर उस स्पीड से चला था तो कुल कितना समय लिया था, तो यहां पर ये भी बात समझ में आ गई कि इसके बाद 3 घंटे ये हुआ, तो ये 4 हिस्सों में से एक हिस्सा के लिए 3 घंटे, तो यहां भी 3 घंटे, यहां भी 3 घंटे, यहां भी 3 घंटे और यहां भी 3 घंटे, यानी टोटल डिस्टेंस उसने कितने समय में कवर किया है, 12 आवर्स में। जो स्पीड दी गई है उस स्पीड के अकॉर्डिंग वो 12 घंटे में पूरा डिस्टेंस कवर किया है। यानी अब आप ये पॉइंट और समझिए यहां पर कि उसे जो टाइम दिया गया वो कितना टाइम दिया गया है, तो हम कह सकते हैं उसे जो टाइम दिया गया था वो कितना दिया गया था, 9 आवर्स। उसे अहमदाबाद से बेंगलोर पहुंचने का जो टाइम दिया गया वो कितने घंटे है, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि 9 आवर्स उसका टाइम शेड्यूल है अहमदाबाद से बेंगलोर पहुंचने का। पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि 75% जब डिस्टेंस कवर किया था और 75% उस स्पीड से कवर करता, नॉर्मल स्पीड जिस स्पीड से चल रहा है, तो वो टाइम समाप्त हो जाता। तो ये 9 घंटे आपका आ रहा है, तो यानी कि वो डिस्टेंस अहमदाबाद से बेंगलोर तक का कवर करने के लिए उसे कितना टाइम दिया गया था, तो उसे 9 आवर्स टोटल समय दिया गया था अहमदाबाद से बेंगलोर पहुंचने का। ये छोटा पॉइंट है जो आप समझ पा रहे होंगे, मैं जो समझा रहा हूं एक बार मैं और डिस्कस कर लूंगा कि जितना टाइम दिया गया उतने समय में वो 3/4 डिस्टेंस कवर कर पाता है, 75%, यानी टोटल 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा कवर कर पाता है, 1 हिस्सा बचता है। लास्ट में बोला गया कि अगर वो उसी स्पीड से चलता तो 3 घंटे लेट होता, तो उसी स्पीड से यहां तक पहुंचा तो टाइम समाप्त हो चुका है। इसके बाद जो टाइम लगेगा वही लेट वाला टाइम है, और बोला गया 3 घंटे लेट होता है, यानी जो डिस्टेंस ये वाला है उसे ही कवर करने में वो 3 घंटे लेट हो रहा है, 3 घंटे समय लेगा। यानी इसको 3 घंटे में समय कवर कर रहा है, तो हमें पता है टोटल 4 भाग में से 1 भाग ये बचा है, 3 भाग इधर है, तो इसके लिए 3, तो इसके लिए 3 भाग और है, यानी इसके लिए टोटल 9 घंटे, यानी 9 घंटे टाइम दिया गया है उसे अहमदाबाद से बेंगलोर पहुंचने का, और वो पहुंचा केवल यहां तक है। यानी टोटल आपका जो स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से 12 घंटे में वो अहमदाबाद पहुंचेगा, लेकिन उसे एक्चुअल टाइम कितना दिया गया है, तो एक्चुअल टाइम उसे अहमदाबाद से बेंगलोर पहुंचने का दिया गया है 9 घंटे। अब वो 9 घंटे में ही उसे पहुंचाना है। अब आगे क्वेश्चन के फाइनल रिजल्ट की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है
9 आवर्स उसका टोटल टाइम दिया गया है, उसे शेड्यूल टाइम पर पहुंचना है। और ये कंडीशन जो बीच की दी गई है कि कितने समय के बाद उसने अपनी स्पीड को डबल किया जिससे वो सही समय पर पहुंचा है, मतलब समय पर पहुंचा जितना समय दिया गया है, यानी 9 घंटे में पहुंचा है। हमें नहीं पता, कुछ तो स्पीड रही होगी, उस स्पीड से कुछ तो डिस्टेंस रहा होगा। आप यहां पर मानने को तो ये भी मान सकते हैं कि पहले की स्पीड x थी और बाद में जो डबल किया स्पीड तो 2x, तो x और 2x मानने से बेहतर है। आप कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप x भी माने तो भी वही रिजल्ट आएगा। अगर हम यहां पर मान लेते हैं कि उसकी जो स्पीड थी वो स्पीड थी 1 किलोमीटर पर आवर्स, अगर उसकी स्पीड को मैं मानता हूं 1 किलोमीटर पर आवर्स तो उसकी स्पीड डबल हो गई, यानी कितना हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर्स। 1 के स्थान पर आप x मान के भी करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फाइनल आपका वही आएगा क्योंकि डिस्टेंस भी x के फॉर्मेट में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा अगर वो नॉर्मल स्पीड अगर उसकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो टोटल डिस्टेंस कवर करने में 12 घंटे लगा है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1 × 12 = 12 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस नॉर्मल स्पीड को 1 मानते हैं तो 12 किलोमीटर, आप चाहो तो 2 मान लो, बाद में डबल होगा तो 4 होगा, बस इतना ध्यान रखना। टोटल डिस्टेंस आ गया 12 किलोमीटर। अब टोटल 12 किलोमीटर उसे कवर कराना है कितने घंटे में, 9 घंटे में। तो कितने समय बाद वो अपनी गति को डबल करे, तो चलिए हमें नहीं पता है, 9 आवर्स है, तो मैंने कहा कि उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी थी 1, उस 1 की स्पीड से कितने समय के बाद उसने डबल किया, तो मैंने कहा t आवर्स के बाद उसने डबल कर दिया अपनी स्पीड। उसने अपनी स्पीड t आवर्स के बाद डबल किया है, तो t आवर्स तक वो किस स्पीड से चला, जो नॉर्मल स्पीड से चल रहा था 1 की स्पीड से, प्लस डिस्टेंस कितना चला, तो 1 की स्पीड से t आवर्स तक चला, प्लस उसके बाद उसने अपनी स्पीड डबल कर दी, यानी 1 था तो कितना कर दिया 2 कर दिया। अगर अब 2 कर दिया स्पीड और बचा कितना समय था, तो 9 आवर्स में से t आवर्स तो वो चल चुका है, अब उसके बाद डबल किया है तो कितना स्पीड किया है 2 कर दिया, क्योंकि 1 माना था तो 2 हो गया। और टाइम कितना बचा, अगर 9 आवर्स में ही शेड्यूल टाइम पर पहुंचाना है 9 आवर्स में, तो 2 की स्पीड से वो कितना समय चला, तो 9 - t, और इस तरीके से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा, यानी कुल कितना डिस्टेंस कवर किया 12 किलोमीटर। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं 1t - 2t, तो इधर -t बचेगा, 18 उधर जाएगा तो -6, यानी फाइनल रिजल्ट यहां पर t = 6। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि नॉर्मल स्पीड से 6 घंटे चला और 6 घंटे के बाद उसने अपनी स्पीड डबल कर दी, जिससे वो टाइम पर पहुंच गया 9 घंटे में, कितना 12 किलोमीटर। तो ये 12 किलोमीटर डिस्टेंस मैं नहीं कह रहा हूं कि 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो आपने 1 माना है इसलिए 12 आया है, 2 मानते हैं तो 24 आता, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो आता है ये 6 आवर्स, वो नहीं बदलेगा, वो आंसर सेम रहेगा। तो ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे जो मैं समझाने की कोशिश किया कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। थोड़ा सा लॉजिक यूज करते हैं, परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है तो 4 भाग में से ये पॉइंट, दूसरा थोड़ा सा सोचना था कि अगर इतना चला तो बाकी 1/4 भाग जो बचा था उसको 3 घंटे, यानी ये 3/4 का मतलब इसका ट्रिपल टाइम लगेगा 9 घंटे, यहां तक पहुंचा तो वो शेड्यूल टाइम खत्म हो चुका था, यानी 9 घंटे उसे टाइम दिया गया था। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, सारनाथ एक्सप्रेस लेफ्ट अमृतसर फॉर गोरखपुर 2 hours later. Gorakhnath Express left from Amritsar to Gorakhpur. Both trains reached Gorakhpur simultaneously. If Sarnath Express had started from Amritsar and Gorakhnath Express had started from Gorakhpur at the same time and traveled towards each other, they would meet in 1 hour 20 minutes. Find the time taken by Sarnath Express to travel from Amritsar to Gorakhpur. अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी रखा है। ऑप्शन क्यों रखा है? ऑप्शन इसलिए रखा है कि जो पीछे की क्लास में हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड की बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से ऑप्शन को हिट करो, ट्राई करो और कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर हो गया, उसका यूज कर सकते हैं। बाकी तो इक्वेशन की जरूरत होगी, अगर आपको लगता है तो वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते होंगे वो सॉल्व करेंगे, या फिर नहीं करना जानते तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, बट उसका तो अलग से आपका क्लास होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से देखते हैं, सॉल्व करते हैं,
तो तब मैं ज्यादा डिटेल से बताऊंगा। आज की क्लास में बस इस क्वेश्चन के लिए बताऊंगा जो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन क्या है हिंदी में मैं एक बार बता देता हूं। क्वेश्चन ये है, सारनाथ एक्सप्रेस अमृतसर से गोरखपुर के लिए जब चलना प्रारंभ करती है, उसके 2 घंटे बाद गोरखनाथ एक्सप्रेस अमृतसर से गोरखपुर के लिए चलना प्रारंभ करती है। दोनों ट्रेनें गोरखपुर एक ही साथ पहुंचती हैं। अगर सारनाथ एक्सप्रेस अमृतसर से चलती गोरखपुर के लिए और गोरखनाथ एक्सप्रेस गोरखपुर से चलती अमृतसर के लिए एक ही समय पर, तो वे रास्ते में 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलती। तो बताइए सारनाथ एक्सप्रेस अमृतसर से गोरखपुर जाने में कुल कितना समय ले रही है। ये इस क्वेश्चन को देखिए, तो यही आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो सारनाथ एक्सप्रेस है वो अमृतसर से गोरखपुर जाने में कुल कितना समय लिया, जो दी गई कंडीशन उसके अकॉर्डिंग। तो आपके ऑप्शन है 5 आवर्स, 4 आवर्स, 2 आवर्स, 6 आवर्स। ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं और मैं ऑप्शन का यूज करके ही बता दूंगा, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन में पहला पॉइंट ये है कि एक तो आपको बोला गया कि अमृतसर की बात की गई, जिसे ए से इंडिकेट कर दे रहा हूं, गोरखपुर की बात की जा रही है जिसको जी से इंडिकेट कर रहा हूं। बोला गया कि एक सारनाथ एक्सप्रेस चलती है अमृतसर से गोरखपुर के लिए। ये मैं पूरा लिख रहा हूं, सारनाथ एक्सप्रेस नहीं लिखूंगा, उतना आप समझदार हो। तो जब सारनाथ एक्सप्रेस गोरखपुर के लिए चलना प्रारंभ करती है, उसके 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स, तो 2 घंटे बाद कौन चलता है, तो वो गोरखनाथ एक्सप्रेस चलती है। गोरखनाथ एक्सप्रेस चलना प्रारंभ करती है गोरखपुर के लिए अमृतसर से। ये दोनों कंडीशन है, दोनों अमृतसर से गोरखपुर के लिए जा रहे हैं। जब सारनाथ एक्सप्रेस चली थी उसके 2 घंटे बाद गोरखनाथ एक्सप्रेस चली। दोनों अमृतसर से चली हैं यहां पर, ये दोनों सेम टाइम पे पहुंची हैं। तो अगर दोनों सेम टाइम पे पहुंची हैं तो मैं कहता हूं कि गोरखनाथ एक्सप्रेस T आवर्स चली है। गोरखनाथ एक्सप्रेस ने अमृतसर से गोरखपुर जाने में T आवर्स समय लिया। T आवर्स अगर समय लिया गोरखनाथ ने गोरखपुर तक पहुंचने में, और अमृतसर एक्सप्रेस के 2 घंटे बाद चली थी। अगर ये सारनाथ एक्सप्रेस चलने के 2 घंटे बाद ये चली और दोनों सेम टाइम पर पहुंची हैं, तो ये यहां से यहां जितने समय में कवर किया है, ये डिस्टेंस जो है सारनाथ एक्सप्रेस इससे 2 घंटे पहले चल करके उसके साथ पहुंची है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये उससे 2 घंटे ज्यादा समय लिया। छोटा सा पॉइंट है, आप समझिए, दोनों साथ पहुंचती हैं। यहां से जब चली थी तो सारनाथ एक्सप्रेस जब चली थी उसके 2 घंटे बाद गोरखनाथ एक्सप्रेस चली है। तो गोरखनाथ एक्सप्रेस 2 घंटे बाद चली, तब भी साथ में दोनों पहुंची। तो सारनाथ एक्सप्रेस शुरू के 2 घंटे एक्स्ट्रा ही तो चला, यानी सारनाथ एक्सप्रेस को जो टाइम लगा वो गोरखनाथ एक्सप्रेस को जो टाइम लगा था उससे 2 घंटे ज्यादा समय लगा है। ये पॉइंट आपका यहां से आ गया। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हम तो लिखने के लिए तो लिख देंगे डायरेक्टली, चलो ये शॉर्टकट बन गया, लेकिन पहले उसको समझिए कि अब आपसे जो क्वेश्चन बोला जा रहा है यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपने पढ़ा था कि टाइम इजिकल टू, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट अगर बार बार जाएगा तो आपको सेट हो जाएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड क्या होगा हमें पता है कि दोनों का सम, जो 1 घंटे 20 मिनट बाद मिली है। तो एक ट्रेन अमृतसर से गोरखपुर के लिए चली, उसी समय एक गोरखपुर से अमृतसर के लिए चली है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव स्पीड आएगा दोनों स्पीड का सम। डिस्टेंस नहीं पता है, टाइम कितने समय बाद मिली ये पता है। अच्छा, दोनों स्पीड का सम यहां से आपका आ जाएगा S1 + S2, आपको पता है कैसे आ जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो मैंने कहा कि डिस्टेंस इसका क्या है, D किलोमीटर। कुछ तो मानेंगे, कुछ तो है ही नहीं। तो यहाँ पर इस रेशियो का यूज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको वैल्यू को 2 का नहीं दिया गया, दोनों टाइम नहीं दिया गया, दोनों स्पीड नहीं दिया गया कि स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो हम यहाँ रिलेट कर सकें। तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा होगा, हमने कहा कि T डिस्टेंस था। अब आप बताइए कि इस डिस्टेंस D है और रिलेटिव स्पीड से ये डिस्टेंस जब कवर करेंगी तो टाइम कितना लगा है वो आपको दिया गया है। अब मैं इक्वेशन बना करके फिर उसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके दिखाता हूं। इक्वेशन क्या बनेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो डिस्टेंस हमने मान लिया D।
थोड़ा सा इसमें से कट करके पूरा वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अब तक आप तो समझ ही चुके हैं, हर टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर ये डिस्टेंस d है टोटल और ये रिलेटिव स्पीड से कवर करें, तो रिलेटिव स्पीड मतलब यहां पर जो लिखेंगे आप, यहां पर वो होगा s1 प्लस s2 और बराबर आपका आना चाहिए कितना, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है 1 आवर्स 20 मिनट, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट प्लस 20 80 मिनट, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड कर दिया। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अच्छा, डिस्टेंस टोटल आपका जो बोला गया कि दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, एक यहां से चलती है इधर के लिए, दूसरी यहां से यहां के लिए चलती है, तो वो दोनों मिलती हैं कितने समय बाद, 80 मिनट बाद, 1 घंटे 20 मिनट बाद, 80 मिनट बाद। तो टाइम आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस टोटल आपका डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड से डिस्टेंस कवर किया जाएगा, और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए गोरखनाथ का स्पीड कितना था, तो डिस्टेंस अपॉन टी, यानी गोरखनाथ एक्सप्रेस का जो स्पीड आया वो आ गया d बाई टी और प्लस s1 प्लस s2 प्लस सारनाथ एक्सप्रेस का जो स्पीड आ गया d अपॉन 1 प्लस टी, ये आपका रिलेटिव स्पीड आ गया। तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड इक्वल टू टाइम। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, तो आपको पता चल गया कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, d कॉमन लेकर के यहां पर क्या बचेगा 1, और यहां पर अगर d कॉमन लेंगे तो d कॉमन आ गया, तो बचा कितना 1 बाई टी और प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2, ये आपका बचा। तो d आपका हो गया कैंसिल। अच्छा, मैं यहां पर देखूं तो यहां पर क्या कंडीशन आ गई, तो यहां पर लिख सकते हैं, अच्छा ये पॉइंट अगर आपको लिखा जाता है a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो मैं इसको पलट के लिखता हूं b अपॉन a, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4/3, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि ये बेकार लग रहा है, 1 अपॉन समथिंग है, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं और 1 को नीचे लाऊं तो 1 का मतलब खत्म हो जाता है, तो हमारा एक अच्छा सा इक्वेशन टाइप का बन जाएगा। तो आप देखिए कि मैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये आपका है कि मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टी और प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 2, यानी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था उसको मैंने ऊपर लिख दिया और अपान में इसके मैंने न्यूमरेटर को रखा, तो इधर भी आपका जो कट के आ रहा है वो उल्टा हो जाएगा, इसको ऊपर लिख दूंगा 3/4। अब मैं यहां पर यूज करने वाला हूं जो ऑप्शन दिया गया उसका वैल्यू किस तरीके से यूज करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड का पार्ट यूज कर रहा हूं। मैंने कहा इसमें क्वेश्चन में बोला गया है द टाइम टेकन बाय सारनाथ एक्सप्रेस टू ट्रेवल फ्रॉम अमृतसर टू गोरखपुर। तो जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है वो सारनाथ एक्सप्रेस का टाइम पूछा गया है, और सारनाथ एक्सप्रेस का टाइम हम यहाँ पर कौन सा मान के चलें, t+2। तो मैंने कहा कि ये जो टाइम है, ये जो ऑप्शन में दिया गया है वो टाइम किसका दिया गया है, सारनाथ एक्सप्रेस का। तो ये सारनाथ एक्सप्रेस का टाइम t+2 है, तो मैंने कहा कि ये पहला ऑप्शन सही है। सारनाथ एक्सप्रेस का टाइम 5 था, अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा, अगर ये t+2 वैल्यू 5 है तो t कितना आएगा 3। अच्छा, छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान रखना किस तरीके से करते हैं, आपने यही तो पढ़ा होगा कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू आप लिखते हैं, ये आपका डायरेक्टली 1 into a प्लस b into 1 b/a/b, ये पॉइंट आपने पढ़ा होगा। तो मैं यहां पर वही यूज कर रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो आप लिखोगे 5 into 1 5 और प्लस 3 into 1 3/5 into 3 15। अच्छा, ये पॉइंट आप समझिए कि ऊपर आ रहा है 8 और नीचे आ रहा है 15, क्या ये 3/4 कट के आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा ऑप्शन आते हैं, मैंने कहा कि जो टाइम लिया गया था सारनाथ एक्सप्रेस के द्वारा वो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अगर मैं सेकंड वाले ऑप्शन को सही मानता हूं तो ये 4 लूंगा, और अगर ये 4 होगा तो ये कितना होगा 2। अब यहां पर कैलकुलेट करता हूं, 4 into 1 4 और प्लस 2 into 1 2 और डिवाइडेड बाई 4 into 2 8, यानी अगर देखो तो 6/8 कितना आ गया 3/4। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, तो सेकेंड आंसर हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कहेंगे कि ये सेकेंड ऑप्शन है। 4 घंटे सारनाथ एक्सप्रेस ने टाइम लिया था अमृतसर से गोरखपुर पहुंचने में। तो ये आज की क्लास का क्वेश्चन था, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, और इसको मैंने कहा कि मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व करके।
तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैंने नहीं पढ़ाया है तो अभी ज्यादा डिटेल मैंने थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ इसके बारे में, कंफ्यूज ना होइए। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपको माइंड का यूज करना होता है। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1/t + 1/t + 2 = ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, दिखाई देगा कि नहीं देगा पता नहीं, = 3/4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा आपका t + 2 + t अपान, इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा t² + 2t = 3/4। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा देख सकते हैं यहां पर ये 2t है और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8t और +2 × 4 8 = 3 × t 3t² और +3 × 2 2t × 3 6t। अच्छा इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं तो इसको लाते हैं 3t², सबको उधर ले जाते हैं 3t², ये उधर जाएगा तो बचेगा कितना -2t -8 = 0। सही कर रहा हूं शायद, देख सकते हैं कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो वो आप देख लेंगे। यहां पर इसके बाद की कंडीशन आ गई कि अब क्या करें, तो इसके बाद सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने का तरीका आपने पढ़ा होगा किस तरीके से इसको सोचते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ax² + bx + c = 0 होता है तो किस तरीके से सोचते हैं। पहले a × c करते हैं, यानी 3 × 8 कितना हुआ, तो 3 × 8 आप लिखते ही नहीं है पूरा, 3 × 8, 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, इसको 2 फैक्टर करते हैं जो कि 2 के बराबर है, और वो प्लस करके आए या माइनस तो इनका साइन फर्स्ट और लास्ट, ए और सी का साइन अगर अपोजिट है तो माइनस करके आपको बी के बराबर लाना है, यानी 2 के बराबर लाना है। तो आपको करना क्या होगा, माइनस करके लाना होगा। तो आप यहां देख सकते हैं 6 एंड कितना 4। तो मैंने जो बड़ी वैल्यू होगी वो पहले लिख लो और छोटी वैल्यू को बाद में, बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं, छोटी वैल्यू को बाद में लिखते हैं। ये आप पॉइंट ध्यान रखना। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं पूरा डिटेल से बताऊं, बस आपको हिंट देते जा रहा हूं, इस पॉइंट का ध्यान रखना होता है। इस तरीके से बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में, डिवाइडेड बाई a, डिवाइडेड बाई 3a भी होगा, डिवाइडेड बाई 3a होगा। इसके बाद जो पहले का साइन होता है वो b का जो साइन होता है उसका अपोजिट, अगर ये प्लस है तो माइनस, जैसे यहाँ पर माइनस है तो पहला प्लस, और अगर ये फर्स्ट और लास्ट आपका साइन जो होता है वो अपोजिट होता है तो इनका भी अपोजिट होता है। तो देखिए a और c का साइन अपोजिट है तो इनका भी अपोजिट होगा, तो ये प्लस है तो ये होगा माइनस। बहुत स्पीड में ये पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जगह हिट एंड ट्रायल मेथड जो मैंने अप्लाई करके बताया वो तरीका बेहतर होगा। तो यहां पर आपका आ गया कि ये आपका तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि टाइम जो होगा माइनस में होगा, तो आपका जो टाइम आया वो कितना आया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 घंटे। और t की वैल्यू 2 आ रही है, t की वैल्यू 2 आ रही है, तो t जो था वो गोरखनाथ का था और t + 2 जो था वो सारनाथ एक्सप्रेस का था, यानी सारनाथ एक्सप्रेस का t + 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आवर्स। तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं किया जाता है। आप जहां पर जो शॉर्टकट मार सकते हैं, जितना कम कैलकुलेट करें, जितना छोटा से छोटा क्वेश्चन को बना सकते हैं वो आपको प्रयास करना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली मतलब जहां पर भी आपको देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस हैं और ऑप्शन का फायदा उठाया जा सकता है तो वहां पर ऑप्शन का फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। आज की क्लास में सिर्फ यही 3 क्वेश्चन करने थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।